तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र को जब पता चलता है कि मन्नत वही लड़की है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था, तो एक ही पल में उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है और वह खुद को नहीं संभाल पाता, बेहोश होकर अपनी जगह पर ही गिर जाता है। अब आगे जैसे ही उसके सारे दोस्त देखते हैं कि रुद्र बेहोश हो गया है, वह सब घबरा जाते हैं। उन्होंने रुद्र की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं अरुण भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह लोग जल्दी से रुद्र को उठाकर उसके रूम में ले जाते हैं। तब तक अरुण ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, जिस वजह से वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। वह रुद्र को चेक करने के बाद बताता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हो गया। डरने की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वह कुछ दवाइयाँ लिखकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रणव अर्णव से बोलता है, अरे यार, रुद्र की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। वहीं अर्णव भी उसकी बात पे हामी भरते हुए बोलता है, हाँ, माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं यतिन बोलता है, मैंने रुद्र को कितनी बार समझाया था मैडम के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, पर वह था कि मानता ही नहीं था। उन्हें तो पता नहीं कैसे वह एक गोल्ड डिगर और पैसे के पीछे भागने वाली लड़की समझ में आती थी, पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह ब्रिटेन की राजकुमारी होगी, जिसे देखने के लिए लोगों को अपना पूरा जन्म लग जाएगा, फिर भी वह उसे देखना नसीब नहीं कर पाएंगे। उसकी बातों को सुनकर वह लोग भी हामी भरते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर वह अपना इस तरह से चेहरा बदलकर क्यों रह रही थी, कुछ समझ में नहीं आता है। तभी अरुण बोलता है, उन्हें जन्म से ही सीक्रेट तरीके से रखा गया है। उनकी आइडेंटिटी के बारे में कभी किसी को नहीं पता चला। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तुमने तो उनकी फ़ोटो देखी ना। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग मन्नत की फ़ोटो की ओर देखने लगते हैं, जो अभी भी सामने मेज पर रखी थी और एक फाइल के साथ अटैच थी। यह और कुछ नहीं बल्कि रुद्र और मन्नत के डिवोर्स पेपर थे। उस ओर देखते हुए सबकी आंखें ऐसी थी मानो वह दुनिया के 8वें अजूबे को देख रहे हों। तभी अरुण उनकी सोच पे खलल डालते हुए बोलता है, सोचो, जिसकी आइडेंटिटी इतनी सीक्रेट है, वह ऐसे कैसे किसी के सामने आ सकती हैं। इसी वजह से उन्हें इस तरह से अपना चेहरा बदलकर रहना पड़ता है। यह ज़िंदगी उनके लिए कितनी तकलीफ़दायक होती होगी, जहां वह दुनिया की सबसे अमीर लेडी हैं, वहीं उन्हें उसका सुख भोगने के लिए पता नहीं कुछ वक्त मिलता भी होगा कि नहीं मिलता होगा। वह आज भी एक आम लोगों की ज़िंदगी जी रही हैं। तभी अर्णव बोलता है, हाँ, तुम सच बोल रहे हो। सोचो, जिसकी ओर
कभी किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की भी औकात नहीं होगी कि नज़रें उठाकर देख सके। वही इस घर में रहती हैं और इतना टार्चर सहते आई हैं, पर एक बार भी उन्होंने कभी पलटकर रुद्र को जवाब नहीं दिया। अर्णव को रुद्र के बारे में सब कुछ पता था। वह हमेशा यहाँ आया जाया करता था और रुद्र भी उससे अपनी सारी बातें शेयर करता था, जिस वजह से उसे एक हद तक बहुत कुछ पता चल जाता था। वही अर्णव दादाजी का भी जासूस था, जिस वजह से उसे कुछ बातें दादाजी से भी पता चल जाती थी। तभी अर्णव अपने सोच में डूब जाता है। उसे इस तरह सोचता हुआ देखकर अरुण बोलता है, अब तू क्या सोचने लगा? तब अर्णव उसकी ओर देखकर गंभीर चेहरे के साथ बोलता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब रुद्र को होश आएगा और जब रुद्र को वो हर पल याद आएगा जब जब उन्होंने मन्नत को टॉर्चर किया, तो वह खुद कैसा महसूस करेगा? क्या वह खुद को कभी माफ़ कर पाएगा? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि वह इस तरीके से मन्नत के साथ व्यवहार न करे। भले ही वह उसे अपनी पत्नी न मानता हो, पर उसे एक इंसान तो माने। पर उसने तो उसे इंसान भी नहीं माना। जिस तरीके से उसने उन्हें टॉर्चर किया है, सच में ऐसा कोई जानवर ही कर सकता है। यह कहते वक्त अर्णव के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा दर्द के भाव थे। वह मन्नत के लिए सोच रहा था। उसे अच्छे से पता था उसके हाथ जलने के बारे में, जिसे रुद्र ने ही जलाया था। यह बात उसे अक्षत ने बताई थी, क्योंकि अक्षत अर्णव के साथ ही हॉस्पिटल गया था। भले ही अर्णव मन्नत के सामने न गया हो, लेकिन उसने सब कुछ देखा था और कितने दिनों तक उसके हाथों का इलाज चला था। यह सब सोचकर ही उसे अपने दिल में दर्द होता है। भले ही मन्नत रिश्ते में उसकी कोई ना लगे, लेकिन फिर भी वह एक इंसान थी। रुद्र को उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह लंबी सांस लेते हुए बोलता है, उसने जो कुछ भी मन्नत के साथ किया बहुत गलत किया, इतना ज़्यादा गलत किया है। शायद उसे उसकी माफ़ी कभी नहीं मिल पाएगी। अगर एक नॉर्मल लड़की होती, वह भी कभी रुद्र को ना माफ़ करती। यह तो दुनिया की सबसे अमीर महिला है। एक तरह से देखा जाए तो यह काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी रुद्र के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। वह चाहती तो रुद्र को एक ही पल पे ज़मीन पर लाकर पटक सकती थी। रुद्र को हमेशा अपने पैसे का घमंड रहता था। वह हमेशा उन्हें पैसों का ही रौब दिखाया करता था। लेकिन आज मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि रुद्र की औकात उनके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। समझ नहीं आता रुद्र की इतनी बड़ी गलती की सज़ा क्या होगी। मुझे नहीं लगता कि मन्नत कभी रुद्र को माफ़ भी कर पाएगी। कोई भी लड़की अपने लिए ऐसा जीवन साथी कभी नहीं चाहेगा। यह सब बोलते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मायूस था।
वहीं बाकी सभी लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वहीं इस वक्त रुद्र को भी होश आ गया था, पर वह अपनी आंखें बंद किए हुए था, क्योंकि इस वक्त उसे किसी से भी नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अर्नो के हर शब्द उसके कान में पिघले हुए शीशे की तरह लग रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो कोई गर्म लावा उसके कानों में डाल रहा हो। इस वक्त उसके दिल में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मानो कोई खंजर से उसे बार बार खुरेद रहा हो। वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसके आंखों के सामने मन्नत की वही नीली झील सी आंखें आ जाती हैं, जिसके किनारों पर आंसू भरा हुआ है और वह टपकने को तैयार है, पर वह आंसू की बूंदें आंखों से नहीं गिर रही है। यह सब सोचते हुए उसकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब वह और ज़्यादा देर खुद को नहीं रोक पाता है। वह लंबी लंबी सांस लेने लगता है। इस वक्त भी उसकी आंखों के सामने मन्नत की वही नीली झील सी आंखें थी, जिसमें आंसू भरा हुआ था। अब जाकर रुद्र को एहसास होता है कि उसके हर आंसू की वजह हुआ था। वह ऐसे कैसे अपने सेवियर को दर्द दे सकता है? उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी उनके नाम लिख दी थी, फिर वह कैसे उसकी ज़िंदगी का दर्द बन गया? इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वह दर्द से छटपटाने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वहीं जैसे ही उन लोगों की नज़र रुद्र पर पड़ती है, वह सब जो अभी उससे थोड़ी दूर सोफे पर बैठे थे भागकर उसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं, रुद्र क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? क्या डॉक्टर को बुलाएं? वहीं उन सब की बातें रुद्र के कानों में सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह बेचैनी से अपने सर को इधर उधर घुमाए जा रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कोई उसके गले को दबा रहा है, उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी सांसें थम नहीं रही थी। उसका दम घुट रहा था। इस वक्त लग रहा था कि कोई उसे जान से मार दे और इसी वक्त उसके प्राण चले जाएं। वह बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। वहीं उसे इस तरह तड़पता देखकर उन लोगों को भी तकलीफ़ होने लगती है। आखिर में वह उसके सच्चे दोस्त थे। वह अपने दोस्त को इस तरह से नहीं देख सकते थे। तभी अर्नव बहुत ही ज़ोर से रुद्र को झकझोरता है, जिससे रुद्र अपने होश में आता है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तब उसे एहसास होता है कि वह इस वक्त अपने कमरे में है। वहीं वह अपने सामने इन चारों लड़कों को देखता है जो उसके इतने बुरे कर्म करने पर भी उसके साथ खड़े हैं। आज उसे समझ में आता है कि वह कितना बुरा है। उसने कभी इन लोगों के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं किया था। हमेशा उसे अपने पैसे का घमंड रहता था। लेकिन आज वह दुनिया का सबसे बड़ा फकीर इंसान दिखाई दे रहा था, जिसके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आज बिल्कुल मन्नत की तरह रुद्र की हालत थी। उसके आँखों के कोनों पे भी आंसू की बूंदें अटकी हुई थी, जो गिरने को बेताब थी। पर रुद्र खुद को मजबूत बनाते हुए वह किसी के सामने रो नहीं सकता था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्नव बोलता है, रुद्र क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम अचानक ही बेहोश हो गए थे। रुद्र अर्नव की हर बात को सुन रहा था, पर वह कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वह क्या बताए कि वह अपने किए पर किस तरह से पछता रहा है, किस तरह से उसकी जान निकल रही है।
अरुण उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर जब देखता है कि रुद्र कुछ नहीं बोल रहा है, तब अरुण उससे बोलता है, क्यों अब नहीं बोलोगे क्या? द ग्रेट रुद्र सिंघानिया, जिसके आगे सभी झुकते हैं, अब तुम अपने पैसों का रौब नहीं दिखाओगे क्या? वहीं उसकी ऐसी कड़वी बातों को सुनकर वह तीनों दोस्त उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन रुद्र एक बार भी उसकी ओर नहीं देखता है। उसे पता था कि अरुण के कहने का क्या मतलब है। वहीं प्रणव उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अरुण बस करो, एक तो उसे पहले से ही इतनी तकलीफ हो रही है, फिर तुम जले पे क्यों नमक छिड़क रहे हो? तभी अरुण बोलता है, मैं जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मैं तो उसे उसकी असली हैसियत बता रहा हूँ, जो वह है, जिसका घमंड करते वह हमेशा से आया है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करे, पर इसे अपने आगे कोई नहीं दिखता है। और देख इसके किए गए कारनामे, जिसे अब चाह कर भी यह कभी नहीं सुधार सकता है। अगर इसने अपनी बीबी को इंसान के तरह ट्रीट किया होता तो शायद आज वह बात न होती जो आज इसके सामने दिख रही है। मुझे पता है तुम अफसोस में मरे जा रहे हो, लेकिन अब इस अफसोस का क्या करोगे? क्या तुम्हारा यह अफसोस भाभी जी के दिए दर्द को कम कर देगा? क्या उनके दर्द, उनकी तकलीफ वापस कर देगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तुम बस अब अफसोस कर सकते हो। अभी तक तुम घमंड करते थे और अब तुम अफसोस करोगे। बस तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में यही दो चीज़ तो करने को मिला है, बाकी तुम कभी कुछ नहीं करोगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। काश तुमने एक बार इंसानियत दिखाई होती तो आज शायद जो तुम्हारा हाल हो रहा है वह न होता। वहीं अरुण के इतना कुछ सुनाने पर भी आज रुद्र बिल्कुल खामोश था, वरना क्या मजाल था कोई उसे उसके मुंह पर इस तरह सुना के चला जाता और वह खामोशी से यह सब सुनता रहता। लेकिन आज उसे अपनी सही जगह पता चल चुकी थी। पता चल चुका था कि वह एक आम इंसान है, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। कहते हैं न, शेर को भी कभी सवा शेर मिल जाता है। आज यही हाल रुद्र के साथ भी हो रहा था। वहीं रुद्र को इस तरह खामोश देखकर अरुण उन तीनों से बोलता है, मुझे लगता है कि हमें इसे अकेले छोड़ देना चाहिए, जिससे इसे खुद समझ में आए कि यह क्या खोया है। आखिर में तन्हाई ही तो ऐसी चीज़ होती है जो हमें उस धुंधले अंधेरे को फिर से एक बार दिखाती है। इतना बोलकर अरुण वहाँ से चला जाता है। वहीं वह लोग रुद्र की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस वक्त रुद्र के साथ रहना है या बाहर जाना है। तभी रुद्र की बहुत ही धीरे और टूटी हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है कि तुम लोग भी जाओ, मुझे इस वक्त अकेला रहना है। उसकी ऐसी बेजान सी आवाज़ सुनकर उन तीनों दोस्तों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वह समझ चुके थे कि इस वक्त रुद्र को अकेला छोड़ना ही सही है। यह सोचते हुए वह भी अपनी जगह से उठकर
वहाँ से चले जाते हैं। वह चारों ही अपने घर के लिए निकल गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। फिलहाल वह सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दादाजी, जिन्हें दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से अब उनकी कंडीशन सही थी, जिस वजह से दादाजी के जिद पर उन्हें डिस्चार्ज कराकर घर ले आया गया था। वहीं इस वक्त घर के हर सदस्य परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन रुद्र का बात करना, दादाजी का इस तरह बीमार पड़ना, उन्हें इस तरह अटैक आना, यह सब बातें उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही थी। वह भी घर जाकर सब कुछ जानना चाहते थे। जैसे ही वह लोग घर जाते हैं तो देखते हैं पूरा घर शांत था। इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहीं उसके चारों दोस्त यहाँ से जा चुके थे। अक्षत और कार्तिक दादाजी को उनके रूम में ले जाते हैं। दादी जी को भी खबर कर दिया गया था। जैसे ही दादी जी सुनती हैं कि दादाजी की तबीयत खराब है, वह भी तुरंत घर के लिए निकल जाती हैं। और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही दादाजी घर आए थे, वह भी 5 घंटों का सफ़र कर अपने घर पहुंच जाती हैं। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा उन्हें अपने पति की फ़िक्र हो रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। वह जल्दी से भागकर अपने रूम में जाती हैं और इस तरह उन्हें बेजान सा देखकर उन्हें दिल में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। वह जल्दी से उनके पास जाकर बैठ जाती हैं और उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, अमर, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से इतने कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं पागल थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, और अगर मैं गई भी तो मुझे जल्दी से वापस आ जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वहीं उन्हें इस तरह से परेशान होता देखकर दादाजी उन्हें धीरे से बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। वहीं दादाजी की इतनी बेजान सी आवाज़ सुनकर दादी जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इस समय उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था अपने घर वालों पर और अपने पोते पर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन खुशी ने उन्हें बताया था कि भाई से कोई बहस हो गई थी, जिस वजह से दादाजी की ऐसी हालत हुई थी। वैसे तो खुशी को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। उसने तो जो देखा जो सुना वह दादी जी को बता दिया। वहीं दादाजी का मन बिल्कुल भी नहीं था कुछ बोलने का, जिस वजह से वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में वह दवाओं के असर से फिर से सो जाते हैं। अपने पति को इस तरह बेजान सा देखकर अहिल्या जी के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा था। वह गुस्से से तमतमाए हुए अपने रूम से बाहर आती हैं। इस वक्त उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वह अपने समय की एक बेस्ट बिजनेस वूमेन थी। उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी। उनकी और उनके पति के मेहनत से आज सिंघानिया कंपनी दुनिया की नंबर 1 की पोजीशन पर बैठी थी। और वहीं आज उनके पति की हालत ऐसी हो गई थी तो वह कैसे चुप बैठ सकती थी। वह तुरंत ही गुस्से में हाल में आती है। हाल में इस वक्त सभी लोग बैठे थे, सबके चेहरे लटके हुए थे, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वह गुस्से में बोलती हैं,
कि आखिर में मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। मुझसे कोई बात छुपाने की हिम्मत मत करना। जो कुछ भी हुआ था वह मुझे सच सच बताओ, वरना तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। अगर तुम लोगों की वजह से मेरे पति के ज़िंदगी को कोई भी तकलीफ़ हुई तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी संतान हो। वहीं उनके इस तरह से गुस्से को देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी दादी कभी गुस्सा नहीं करती हैं, वह सबसे प्यार से बात करती हैं, लेकिन अगर वह एक बार गुस्सा हो जाए तो फिर वह किसी की नहीं सुनती हैं। वहीं उनकी बात को सुनकर तुरंत ही राजीव जी बोलते हैं कि माँ शांत हो जाइए, आपके लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं अपने बेटे की बात सुनकर अहिल्या जी गुस्से में राजीव जी को डांटते हुए बोलती हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम अपने बेटे को थोड़ा कंट्रोल करके रखते तो आज मेरे पति की हालत ऐसी नहीं होती। आखिर में ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने जो उनसे बहस करने की नौबत आ गई। जब भी कुछ कहा या किया होगा उन्होंने तो हमेशा इस घर के भलाई के लिए ही किया होगा। यह बात तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं समझ में आती है। इस वक्त अहिल्या जी इतने गुस्से में थी कि रुद्र को ना तो नाम से बुला रही थी और ना ही उन्हें अपना पोता बोल रही थी। आज वह राजीव जी को उनका बेटा कहकर बता रही थी कि इसमें गलती कहीं ना कहीं राजीव जी की भी है। वहीं अपनी माँ की बातों को सुनकर राजीव जी को भी अफसोस हो रहा था। अगर वह सही समय पर रुद्र को रोक लिए होते तो बात इतनी ज़्यादा न बढ़ती, लेकिन उन्हें खुद भी तो नहीं पता है कि बात क्या है। तभी अहिल्या जी अब गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। वह फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती हैं कि अब तुम लोग अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हो। आखिर में कब बताने वाले थे। इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह सब बोलते हुए वह गुस्से से तमतमाए जा रही थी। वहीं विजय जी भी अपने माँ को चुप कराते हुए बोलते हैं, माँ शांत हो जाइए और बैठ जाइए, हम सब आपको तब बताते हैं, इसलिए प्लीज़ आप शांत हो जाइए। पापा जी की तबीयत ख़राब है, कहीं आपकी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए, फिर हम कैसे संभालेंगे सबको। यह बोलकर वह अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, जिस वजह से वह शांत होकर बैठ जाए। वहीं अहिल्या जी को राजीव जी और विजय जी की बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस वह कारण जानना था जिसकी वजह से आज उनके पति मौत के मुंह में पहुंच गए थे। अगर खुदा न खास्ता इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल न ले जाया जाता तो इनकी जान चली जाती। यह सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। इस बुढ़ापे में वह उन्हीं के सहारे तो जिंदा थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह खुद भी जी नहीं पाएंगी। वहीं विजय जी अपनी माँ को शांत कराते हुए बोलते हैं, माँ हमें भी कुछ खास नहीं पता है, बस हम इतना ही जान पाए थे कि रुद्र ने मन्नत को तलाक दे दिया था, जिस वजह से दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वहीं दादी जी जैसे ही यह सुनती हैं उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उन्हें इस वक्त रुद्र पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनका मन कर रहा था कि वह रुद्र को कितना ज़्यादा जाकर पीट दें।
लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था यह लड़का इतना ज़्यादा पागल था कि अगर इस पर हाथ उठा दिया जाता तो यह अपनी ही ज़िंदगी के साथ कुछ कर लेता, जिस वजह से यह लोग खुद को रोक लेते थे। पर इस तरह बार बार रोकने से उनकी ज़िंदगी इस सिचुएशन पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वह गुस्से में बोलती हैं कि कहाँ है रुद्र। तभी वह लोग बोलते हैं कि जब से हम लोग हॉस्पिटल गए हैं रुद्र ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। उनकी बातों को सुनकर अहिल्या जी बोलती हैं कि इतना कुछ कर लिया है तो उसे कमरे में बंद होने की क्या ज़रूरत है। जाए, अब वह आज़ाद हो गया ना। उस नन्ही सी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था। जब से आई थी उसके साथ जल्लादों की तरह व्यवहार कर रहा था और अब जब उसे तलाक दे दिया है तो अब खूब सुकून से क्यों नहीं रहता है। क्यों हम लोगों को इस तरह टार्चर कर रहा है। पहले ही वह अपने गुस्से और क्रोध की वजह से सबको परेशान करता चला आया है और अब उसकी हद हो गई। वह शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ लिया है। ठीक है, अगर उसे शादी नहीं करनी है तो अब वह ज़िंदगी में फिर कभी शादी नहीं करेगा। उसे वह लड़की नहीं पसंद है ना, तो ठीक है, उसने उसे तलाक दे दिया, छोड़ दिया। ठीक है, मैं उस लड़की की ज़िंदगी भर खर्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे अब किसी के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगी। यह कहते वक्त उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं उनकी बातों को सुनकर अर्नव घर के अंदर आते हुए बोलता है कि दादी जी, आपको उस लड़की की खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जैसे ही अर्नव की आवाज़ सबके कानों में जाती है तो वह लोग अर्नव की ओर देखने लगते हैं। तो आपको बता दूं, अर्नव तो अपने घर जा चुका था, फिर वह यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्हें राजीव जी और विजय जी ने ही बुलाया था क्योंकि यही लोग उस वक्त रुद्र के पास मौजूद थे और उन्हें अच्छे से पता था कि अर्नव को रुद्र के बारे में सब कुछ पता होता है। उन्हें भी जानना था कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उनके पापा की जान पे बन आई थी। अगर रुद्र की गलती हुई तो वह भूल जाएंगे कि वह उनका बेटा है। वह उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। इस वक्त राजीव जी का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, पर वह किसी तरह अपना गुस्सा दबाए बैठे थे और यही कारण था जो हॉस्पिटल से आने के बाद कोई भी अपने कमरे में नहीं गया और यहीं हाल में बैठकर उन अर्नव का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं अर्नव की बात सुनकर दादी जी अर्नव की ओर देखने लगती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब अर्नव बोलता है कि आप पहले शांत होकर बैठिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वहीं उसके ऐसा कहते ही सभी लोग शांति से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अर्नव की बात सुनने लगते हैं। धीरे धीरे कर अर्नव उन्हें सारी बात बताता है। जैसे जैसे घर के सभी लोग अर्नव की बात सुन रहे थे वैसे वैसे उनके मुंह खुलते जा रहे थे और उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। यहाँ तक कि दादी जी जो इतने गुस्से में थी उनके तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। इस वक्त तो अब उन्हें भी लग रहा था कि उन्हें भी अटैक ही आ जाएगा। वह अपने दिल पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थीं। वहीं अर्नव उन सब के फेस इम्प्रेशन देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अक्षत पर पड़ती है उसे नॉर्मल देखकर दूसरे ही पल अर्नव को समझ में आ जाता है कि अक्षत को मन्नत के बारे में सब कुछ पता था। वह अक्षत की ओर देखते हुए बोलता है कि अक्षत, क्या तुम्हें मन्नत के बारे में सब कुछ पता था। देखो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि मैं देख रहा हूँ सभी को इतना बड़ा सदमा लगा है, पर तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। वहीं अर्नव के पूछने पर अब सबकी नज़र अक्षत की ओर चली जाती है। वहीं अक्षत को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। मन्नत की सच्चाई उसके घर वालों के सामने आ चुकी थी, तो वह धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। यह सुनकर सभी लोग गुस्से से उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी राजीव जी गुस्से में बोलते हैं, अच्छा जब तुम्हें यह सब पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उस नन्ही सी बच्ची को यहाँ पर कितनी ज़्यादा तकलीफ में रखा गया, और वह रुद्र हर रोज़ उसे किस तरह से टार्चर करता था। तुमने भी तो देखा था, वह एक राजकुमारी थी, जहाँ वह सोने चांदी के बेड पर सोकर पली बढ़ी थी। वहीं वह यहाँ इतनी बुरी हालत में ज़िंदगी जी रही थी, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ताकतवर महिला होने के बावजूद उसके साथ यहाँ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। तुमने उस वक्त हमें क्यों कुछ नहीं बताया? तभी अक्षत के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। वह उसी तरह मुस्कुराते हुए उन सब लोगों की ओर देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो आपके कहने का क्या मतलब है? आज जब आपको पता चला कि वह ब्रिटेन की राजकुमारी है, तो आप लोगों को उसकी परवाह होने लगी, और उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं परवाह हो रही थी जब आपका बेटा उसे जानवरों की तरह टार्चर कर रहा था? तब क्या वह कोई इंसान नहीं थी? क्या वह एक लड़की नहीं थी? क्या वह छोटे उम्र की नाजुक सी लड़की नहीं थी? तब आप लोगों को समझ में नहीं आया, और आज जब आप लोगों को पता चला कि वह एक राजकुमारी थी, तो आप लोगों को उसके लिए दर्द का एहसास हो रहा है, और आप लोग जानते तो उसे साथ यह सब न होने देते। लेकिन आप लोग यह तो जान रहे थे कि उस लड़की के साथ यह सब हो रहा है, तब आप लोगों ने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका? वहीं उसकी बातें सुनकर सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि वह सच ही तो बोल रहा था। आखिर में यह लोग उस वक्त भी तो घर में मौजूद थे जब रुद्र उसे टार्चर कर रहा था। तभी अक्षत हंसते हुए बोलता है, और आपको एक कमाल की बात और बताऊं, आपका वह सो कॉल्ड बेटा जिसे आप लोगों ने सर पर चढ़ा के रखा है, वह उस नन्ही सी जान को बालकनी में सुलाता है, वह भी ज़मीन पर। यह सुनते ही तो सबके पैरों तले ज़मीन ही खसक जाती है। उन्हें तो अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। फिर अक्षत हंसते हुए बोलता है, जानते हैं बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, इतने मोटे मोटे कपड़े पहनने के बावजूद आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आप बाहर जाए, वह कैसे गीली ज़मीन पर, जो कि ओस की परत से पूरी तरह से भीगी रहती है, उस पर एक मामूली सी चटाई बिछाकर एक पतला सा कंबल लेकर पूरी रात गुजारती है। यह बोलते वक्त उसके आंखों से आंसू बहने लगता है, क्योंकि इस वक्त वह बोल तो रहा था, पर उसे हर एक दर्द का एहसास अपने सीने में हो रहा था। वहीं उसकी बातों को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या रुद्र उसके साथ इतना बुरा कर रहा था? और उस बच्ची ने भी तो उन्हें कभी नहीं बताया, वरना वह लोग इतना बुरा तो न करने देते। वहीं आज दादी जी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। काश उसके कमरे में वह सोफ़ा रखा गया होता, वह तो उन लोगों ने हटा दिया था जिससे रुद्र अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके। पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय रुद्र उसे बाहर बालकनी में इतनी ठंड में सुलाएगा, जहाँ ऐसे खुले में तो जानवर भी नहीं रहते हैं।
वहाँ इस घर की बड़ी बहू को इस तरह से रखा जा रहा था। यह सब सोचते हुए शर्म से उनके सर जमीन पर गड़े जा रहे थे। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था मानो यह धरती फट जाए और वह लोग वहीं समा जाएं। वह कितने घटिया थे। उनके घर में वह बच्ची थी जिसे सुरक्षा देना तो दूर, लगातार उसे रुद्र के जुल्मों का शिकार होने दे रहे थे और उन लोगों ने एक बार भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हर रोज़ देखते थे वह कैसे सुबह उठकर उन सब के लिए प्यार से नाश्ता बनाती और खाना बनाती। उन सब के लिए वह बहुत कुछ करती थी। जहाँ वह सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुई थी, जहाँ उसके चारों तरफ सैकड़ों नौकर हर वक्त घूमा करते होंगे, आज वह खुद एक नौकर की तरह काम किया करती थी। यहाँ तक कि रुद्र के रहते कभी उसे डिनर टेबल पर भी खाने की इजाज़त नहीं होती थी। यह सब सोचते हुए उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं दादी जी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वह नन्ही सी परी थी। वह तो यही सोच सोच कर बार बार परेशान हो रहे थे। कैसे जब उन्होंने सुना था कि रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी गुड़िया को जन्म दिया था, तब उन्होंने उसे परी कहकर पहली बार बुलाया था। हालांकि वह लोग उनसे मिलने नहीं जा सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल पर उन्होंने कई बार मन्नत को देखा था, जो फूल जैसी मुलायम और बिल्कुल किसी एंजल की तरह थी, जिस वजह से दादी उन्हें हमेशा परी बोलती थी। उनकी ज़िंदगी में हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि एक बार वह उस नन्ही परी को अपनी गोद में खिलाएं और एक बार उसे प्यार करें। पर यह क्या हो गया? वह नन्ही परी उनके घर में थी और इतने दिनों से उनके पोते के टॉर्चर को सह रही थी। उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बेहतर थी और यह लोग उसके साथ यह सब होता हुआ देख रहे थे। सच में दादी जी को अब लग रहा था कि उनकी सांस आना ही बंद हो जाएगी। वह तुरंत ही सोफे पर गिर जाती हैं, जिसे देखकर वह सब लोग माँ कहकर उनकी ओर भागते हैं। थोड़ी ही देर में दादी को भी उनके रूम में ले जाया जाता है। एक डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा था। वह बोलता है कि शायद यह किसी सदमे की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। यह कहकर वह कुछ दवाइयाँ लिखता है और उन्हें एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिससे दादी की हालत में कुछ सुधार आता है। इस वक्त वाकई में दादी जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ज़िंदगी भर का उनका बस एक ही सपना था कि उस नन्ही परी को प्यार से कभी अपनी गोद में उठाएं और उसे प्यार करें। लेकिन आज यह क्या हो गया? वह नन्ही परी 2 महीनों तक उनके घर में थी और उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, यह सोच सोच कर दादी तो दर्द और तकलीफ़ में सांस ही नहीं ले पा रही थी। इस वक्त उनकी तकलीफ़ को कोई नहीं महसूस कर सकता था। वहीं वह लोग भी जानते थे कि उनके माँ बाप के दिल में इस वक्त क्या चल रहा था, क्योंकि उन लोगों ने भी वीडियो कॉल पर उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखा था जब उसका जन्म हुआ था। पूरा घर मौजूद था। वहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में उस बच्ची के जन्म होने पर बधाई देने वाले लोग आए थे। यह सारी वीडियो खुद मन्नत के दादाजी ने बनाकर इन लोगों को भेजी थी। उसके पैदा होने की खुशी पूरे ब्रिटेन में मनाई जा रही थी। सभी को बहुत ज़्यादा उपहार और कपड़े और पैसे बांटे जा रहे थे, क्योंकि कई वर्षों बाद उनके घर में बेटी ने जन्म लिया था और आगे चलकर वही ब्रिटेन की राजकुमारी बनने वाली थी। उसकी शख्सियत कितनी
ज़्यादा बड़ी थी, यह तो वह अच्छे से समझ सकते थे। इनकी हैसियत तो उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं थी। उन सबको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। वहीं खुशी को भी अच्छे से समझ में आ गया था उनकी भाभी कौन थी, और उस दिन मॉल में वह आदमी क्यों उनकी भाभी के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहा था। खुशी को धीरे धीरे कर सब समझ में आ रहा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी भाभी एक इतने बड़े देश की राजकुमारी होंगी, वह दुनिया की सबसे अमीर महिला होंगी। यह सब सोचते हुए बेचारी उस छोटी सी जान के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह यह बातें किसे बताए। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वहीं कार्तिक और कुश का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह लोग भी तो अपनी भाभी को नीची नज़रों से देखते थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने कभी उसे भाभी कहकर ही नहीं पुकारा था। उन्हें यही लगता था कि वह लोग उसकी उन लोगों को तो यही लगता था कि मन्नत उसके भाई के पैसे के लिए यहाँ आई है। अब जाकर उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि उसके पास तो खुद इतनी धन दौलत है कि वह चाहे तो पूरे एक देश को खरीद सकती है। उसके सामने तो यह चींटी के समान थे। उन्हें खुद में इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि वह खुद से नज़रें मिलाने के लायक ही नहीं रह गए थे। वहीं सोनाली जी और मेनका जी तो बुद्ध बनी बैठी थी। उन्हें तो ऐसे लग रहा था मानो जैसे उनके शरीर से जान ही निकल गई हो। वह कैसे ऐसे उस बच्ची के साथ इतना सब कुछ होने दे सकती थी। आखिर में वह एक महिला थी। फिर भी वह सब शांति से यह सब कुछ होते देख रही थी। अगर उनकी जगह पे उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वह लोग इतना शांत रह सकते थे। इस समय उन्हें खुद पर ही शर्म आ रहा था। हालांकि वह लोग मन्नत से नफरत नहीं करते थे, लेकिन उनका बेटा जब उस पर जुल्म करता था तो वह लोग उसे रोकते भी तो नहीं थे। यह सब सोचकर उन्हें इस वक्त खुद पे ही तरस आ रहा था कि वह लोग कब से इतनी घटिया बन गई। सच में आज उनकी नज़रें शर्म से इतना ज़्यादा नीचे झुक गई थी कि वह कभी शायद ज़िंदगी में खुद से नज़रें मिला पाएँ। उनका दिल इस समय ग्लानि से भरा हुआ था। इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। कहाँ दुनिया एक बार उस लड़की के दीदार करने के लिए मर रही है, और कहाँ वह लड़की पूरे 2 महीने उनके घर पे रही, पर उन लोगों ने उसके साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार किया। यह सब सोचते हुए उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं अक्षत पूरी तरह से शांत था। अर्णव सबको ध्यान से देख रहा था। इस वक्त उसे इस परिवार पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उनके हाथ एक कोहिनूर का खजाना लगा था, लेकिन इन लोगों ने अपनी मूर्खता से उसे खो दिया। अब शायद ज़िंदगी में उन्हें कभी उसके सामने जाना भी नसीब हो, या कभी उसे एक बार देख पाना भी नसीब हो, क्योंकि उस तक कोई पहुंच सके ऐसी किसी की हैसियत नहीं थी। अर्णव, जो कि अपनी जगह से उठकर अक्षत के पास आकर बैठ गया था, वह अक्षत से पूछता है, तू मुझे सच सच बता, तुझे यह बात कब पता चली थी? और जब तुझे यह बात पता थी तो तू क्यों नहीं
अपने घर वालों को बताया, और तूने क्यों नहीं रुद्र को वह सब करने से रोका? और क्या तुझे पता है? इतना बोलकर अर्नव सोचने लगा, क्या इसे बताना चाहिए कि यह लड़की वही थी जिसे रुद्र पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा है। उसे इस तरह खामोश देखकर अक्षत बोलता है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। मुझे यह भी पता है कि वह वही लड़की है जिसे भाई 5 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसकी बात को सुनकर अर्नव आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है। वह हकलाते हुए कहता है, तब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें सब कुछ पता था। वहीं अक्षत उसकी बातों पे बस धीरे से हाँ कर देता है। तो अर्नव आश्चर्य से बोलता है, जब तुम्हें इतना सब कुछ पता था तो तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? तो अक्षत अफसोस से बोलता है, क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था और मैं उससे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। उसके इन 2 शब्दों ने अर्नव की बोलती बंद कर दी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आखिर में अगर उसकी जगह पर वह होता और उसे ऐसा करने को मन्नत ने कहा होता तो वह भी यही करता। तभी अर्नव बोलता है, ठीक है, तू उसकी हकीकत तो नहीं बता सकता था, पर इतना तो बता सकता था कि 5 सालों से जिस लड़की को तुम्हारा भाई पागलों की तरह ढूंढ रहा है वह वही है। वहीं अक्षत अर्नव की तरफ देखते हुए एक फीकी सी मुस्कुराहट देता है। फिर वह अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बोलता और मेरा भाई मुझ पर यकीन कर लेता? तुम उसे अच्छे से जानते हो वह किस तरह से मन्नत को देखता था। उसकी नज़रों में मन्नत के लिए सिर्फ घृणा और तिरस्कार ही भरा हुआ था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जब उन्हें ऐसा बोलता तो वह मेरी बातों को मान लेते? और वैसे भी मन्नत ने पूरी तरह से अपना गेटअप चेंज कर रखा था, जिस वजह से वह मेरे किसी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। और वहीं यह बात अगर मन्नत को पता चलती तो क्या वह दोबारा कभी मुझ पर विश्वास कर पाती? उसका दिल तो यहाँ टूटा ही टूटा था, पर उसने किसी एक इंसान पर भरोसा किया था, फिर मैं कैसे उसके भरोसे को तोड़ सकता था? यह बोलकर अक्षत की आंखें भर जाती है। वहीं अर्नव भी समझ सकता था कि अक्षत ने ऐसा क्यों नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, उसके साथ यह सब तो हो ही चुका था, लेकिन किसी एक ने तो उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया। यह सोचकर अर्नव शांत हो जाता है, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अक्षत बार बार बोलते समय क्यों इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में ऐसे आंसू क्यों आ जाते हैं। उसे देखकर तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे यह सारे दर्द मन्नत को नहीं बल्कि अक्षत को दिए गए हों। तभी अक्षत की ओर देखते हुए अर्नव बोलता है, तुझसे एक बात पूछूं? तब अर्नव के बोलने पर अक्षत बोलता है कि हाँ पूछो। तो अर्नव बोलता है, क्या इस बार जो हमला हुआ था उसमें मन्नत ने ही तुम्हारी हेल्प की थी? तो अक्षत बोलता है, हाँ, उसी ने मेरी हेल्प की थी। उसकी बातों से यह तो पता चल जाता है कि उस दिन वह लड़की मन्नत ही थी जिसने रुद्र की जान बचाई थी। तब अक्षत बोलता है कि इतने लोगों को मारने के लिए उसने इतने सारे लोग कहाँ से बुलाए थे? क्या यह लोग हर वक्त उसके साथ मौजूद होते हैं? अक्षत उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि नहीं, इन सबको उसने अकेले मारा था। उसके इतना बोलते ही अर्नव जो अपनी जगह पर बैठा था, जिसने इस वक्त अपने हाथों में
सामने रखी गिलास को उठाकर पानी पीने के लिए मुंह में ही लगाया था, वह अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है और वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। वह हकलाते हुए बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है 200 से भी अधिक लोग थे और वह एक मासूम सी लड़की। वहीं अक्षत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे सुनकर क्या महसूस हो रहा है? वह धीरे से अपना सर हिला देता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है वह 200 से अधिक थे और वह अकेली थी, लेकिन उसने मेरे आंखों के सामने सबको काट कर रख दिया था। यह देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किचन में कोई सब्जी काट रहा हो। उसकी बातों को सुनकर और उसे इतना नॉर्मल देखकर अर्णव को समझ नहीं आ रहा था। वह फिर से अपनी बातों को कन्फर्म करते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो या मुझे सदमा दे रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम मुझे सही बताओ, वरना मैं खुद को नहीं संभाल पाऊँगा। इतना बोलकर वह अपने दिल पर हाथ रख लेता है और बोलता है, देख, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मुझे अटैक आ रहा है। तू सच बता दे यार। देख, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। वहीं अक्षत अब गुस्से से उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ। यही तो वह दिन था जब मुझे मन्नत की हकीकत पता चली थी और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उसने कैसे उन लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डाला था। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथों में कोई पावर था या क्या था। वह अपने हाथों को बस चारों ओर हिला देती थी इतनी पावर के साथ कि वह लोग अपने आप ज़मीन पर गिर जाते थे और उनके शरीर से खून बहने लगता था। अंधेला होने की वजह से अक्षत को मन्नत के हाथों में उसके गैजेट नहीं दिखाई दिए थे, जिस वजह से वह बस इतना ही देख पा रहा था कि मन्नत का हाथ उनसे दूर था। उसके बावजूद वह लोग अपने आप ज़मीन पर गिरकर मर रहे थे। यही तो अक्षत के ज़िंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य था, जिसे उसे हजम करने में बहुत दिन लग गए थे। वहीं उसकी बात को सुनकर अब अर्णव उसे यह बातें हजम नहीं हो रही थी। वह बार बार कन्फर्म करने के लिए कह रहा था। वहीं अक्षत को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उससे बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। अर्णव देखता है कि अक्षत गुस्सा हो रहा है तो वह उसे शांत कराते हुए बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ तेरी बातों को। फिर वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ पर अपनी ठुड्डी रखकर सोचने लगता है। उसे इस वक्त कोई देखता तो सोचता कि वह कितनी गहरी सोच में डूबा हुआ है। वहीं कुछ देर सोचने के बाद वह अचानक से अर्णव से बोलता है, एक बात बता, कुछ दिन पहले तुम लोगों पर एक और हमला हुआ था, तो क्या उस वक्त भी यही लड़की थी? क्योंकि तूने मुझे बताया था कि वह एक लड़की है और तूने यह भी कहा था कि यह बात मैं सीक्रेट रखूं। और फिर तू उस लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा था क्योंकि तुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। तो क्या वह लड़की भी यही थी? उसकी बातों को सुनकर अक्षत अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिर जाती है। फिर वह धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। यह देखकर अर्णव के तो होश ही उड़ जाते हैं। यानी हद है यार। वह लड़की क्या थी? मतलब राह चलते हुए अनजाने लोगों की भी उसने मदद की। वाकई में वह एक सच्ची राजकुमारी थी जिसके मन में लोगों के लिए सम्मान और प्रेम की भावना थी। सच में आज उसका दिल कर रहा था कि वह उसके सामने जाकर उसे सल्यूट करे।
लेकिन दूसरे ही पल उसे ध्यान आता है कि अक्षत भी तो उस लड़की को पसंद करता था। वह आश्चर्य से अक्षत की ओर देखते हुए बोलता है, तो तू उस लड़की को पसंद करता था? वहीं उसकी बातों को सुनकर अक्षत कुछ नहीं बोलता। वह अपना सर लटकाकर बैठ जाता है। अब जाकर अर्नव को समझ में आता है कि क्यों अक्षत को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है और क्यों अक्षत का दिल इतना दर्द कर रहा है कि जब भी वह मन्नत के बारे में कुछ बताता है तो पहले उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे मानो दर्द उसी को हो रहा हो। भला वह कौन इंसान होगा जिसे अपने प्यार को तकलीफ में देखकर दर्द न होता हो। यह सब सोचते हुए अर्नव का तो सर ही फटा जा रहा था। वह क्या कहे। अजीब सी सिचुएशन थी, न तो कुछ बोलते बन रहा था न तो कुछ समझाते। उसे इस वक्त यहाँ से जाना ही उचित लगता है। वह बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अपने घर वालों को संभालो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं खुद ही ऐसे कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलकर वह अपनी जगह से उठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं अक्षत अपनी जगह से उठकर अपने रूम में चला जाता है। इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। दूसरी ओर रुद्र, जिसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, वह बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और अपने ऊपर के शर्ट को निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है। इस समय उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिल दर्द कर रहा है या उसका शरीर दर्द कर रहा है या उसका सर दर्द से फट रहा है। क्या हो रहा है उसके साथ। इस समय मन से और तन से वह दोनों तरीके से थका हुआ था और दर्द में था। वह अपनी जगह से उठकर टहलने लगता है। इस समय उसकी उलझन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी उसकी नज़र बालकनी की ओर जाती है तो एक पल के लिए उसके आंखों के सामने मन्नत नज़र आती है, जिसे देखते ही उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और दर्द करने लगता है। उसके कदम अपने आप ही बालकनी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह बालकनी में आता है तो वह दूसरी ओर नज़र घुमाकर देखता है जहां हमेशा मन्नत सोया करती थी। वहीं जैसे ही उसकी नज़र वहां जाती है तो वह देखता है कि एक पतली सी चटाई और एक पतला सा कंबल। यह देखकर मानो लगता है कि उसका दिल अब फट जाएगा। दर्द से उसके आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वह धीरे धीरे कर अपने कदम बढ़ाकर उस जगह पर जाता है और उसी चटाई पर बैठ जाता है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह खुद में ही बोलता है, मैं कैसे इतना घटिया और नीच निकल गया। मुझे क्यों नहीं अपनी जान का दर्द दिखा। एक बार मेरा दिल मुझे बता रहा था, जब जब मैं उसे तकलीफ़ देता था तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कता था, लेकिन मैं अपने गुरूर में ऐसे अंधा हो गया कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। यह बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इस वक्त उसे कोई देख लेता तो सदमे में ही चला जाता। द ग्रेट रुद्र सिंघानिया कहने वाला इंसान आज लड़कियों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। वह इसी तरह अपने दर्द को समेटे हर वो पल याद करने लगता है जब जब उसने मन्नत को ठुकराया था, जब जब उसने मन्नत को तकलीफ़ दिया था। कैसे मन्नत उसकी तरफ भरी आंखों से देखती थी, उसका कलेजा फटने को तैयार था। जब जब उसके आंखों के सामने मन्नत की वह आंसुओं से भरी नीली आंखें दिखाई देती थी, ऐसे लगता था मानो कोई उसके दिल को खंजर से बार बार खुरेद रहा हो। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसका मन्नत को ज़मीन पर ढकेलना और मन्नत का मुड़ के
उसकी ओर अपनी भरी आंखों से देखना, फिर भी खामोश रह जाना, उसे घसीटकर बाहर फेंकना और उसे ठंड में इस बालकनी में सोने देना। उसका ठंड से पड़ा ठिठुरता शरीर, जो पूरी तरह से ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था, एक एक कर सारे वह हादसे जो मन्नत के साथ हुए थे, वह हर एक पल जिसे रुद्र ने उसे टार्चर किया था, रुद्र की आंखों के सामने घूमने लगता है। वह इस वक्त फपक कर पागलों की तरह रो रहा था। सच में आज उसे अपने गलती का एहसास हो रहा था। उससे रहा नहीं जा रहा था, वह क्या करे। वह उसी जगह पर ऐसे ही लेट जाता है। वह इस तरह सारी रात रोते हुए बिता देता है। इस वक्त उसे उसके शरीर में ओस की एक परत बिछ गई थी, जिससे उसका पूरा शरीर गीला हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर की दर्द उसे ठंडक नहीं पहुंचा रहे थे। इस वक्त उसे लग रहा था कि वह खुद को जान से मार डाले। उसे अपनी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म महसूस हो रही थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसका पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था, पर उसका दिल अभी भी ठंड नहीं महसूस कर रहा था। आज जाकर उसे एहसास हो रहा था कि जब उसका ये पत्थर जैसा शरीर यह ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, तो कैसे वह नाजुक सी लड़की पूरी रात इस ठंड में गुजारती थी। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वह इतना पागल हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वह गुस्से में जाता है और बालकनी के बाहर निकलकर सामने बने पोर्च पर, जो पूरा बर्फ़ की तरह जमा हुआ था, उस पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसे बस लग रहा था कि उसकी सांसें यहीं थम जाए और उसकी जान निकल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उसके ऐसा करने पर वह सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अब बाद में पछताने में वह सब कुछ बदल जाएगा जो उसने किया था? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर पहले कोई गलती कर दी गई हो तो उसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता है। गलतियां चाहे अनजाने में हो चाहे जानबूझकर, पर गलती तो गलती होती है, जिसकी सज़ा अब रुद्र खुद को दे रहा था। लेकिन क्या उसे खुद को इस तरह सज़ा देने से क्या मन्नत उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी? क्या उसके इस सज़ा का एहसास मन्नत को हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या रुद्र के ऐसा करने पर उसकी गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी? क्या उसने पहले जो कुछ किया उसे इतने आसानी से माफ़ कर दिया जाएगा? आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या रुद्र इसी तरह दर्द में अपनी ज़िंदगी बिताएगा, या फिर कुछ ऐसा भी होगा जो उसके दिल को सुकून पहुंचाए और उसे फिर से जीना सिखा देगा? जानने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं उन सब यूट्यूब चैनल वालों को बताना चाहूँगी कि आप लोग बेवजह मेरी स्टोरी को चुरा कर अपने चैनल पर अपलोड ना कीजिए। मैंने कल ही देखा है 2-3 लोगों ने मेरी स्टोरी को अपने चैनल पर अपलोड किया है, और हद तो तब कर दी है जब उन्होंने एक साथ 10-10 घंटे की स्टोरी अपलोड कर दी है। यानी कमाल करते हैं। मैं
पूरा दिन मेहनत करके 1 घंटे की स्टोरी लिख पाती हूँ, और यह लोग मेरे स्टोरी को एक साथ उठा के 10 घंटे की अपलोड कर लेते हैं। यानी इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। मैं सच बता रही हूँ, अभी तो मैं आप लोगों के चैनल पर जाकर आप लोगों को सिर्फ वार्न कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो मैं किसी को वार्न नहीं करूँगी। डायरेक्ट मैं उसे स्ट्राइक दूंगी, जिससे उसका यह बना बनाया चैनल हमेशा के लिए यूट्यूब से गायब हो जाएगा। इसलिए अब मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए। बार बार मैं बस समझा कर आप लोगों को थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोग बैल बुद्धि समझ में ही नहीं आ रहा है, बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। इतना ही शौक है तो खुद से क्यों नहीं स्टोरी बनाते हो। मेहनत करना तो आप लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे की मेहनत की गई स्टोरी को चुरा कर अपने चैनल पर अपलोड करना अच्छा लगता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगी नहीं। और जिस किसी के चैनल पर अगर मेरी स्टोरी पब्लिश हुई तो याद रखना, फिर अपना चैनल खोने का दोष मुझे मत देना। यह चेतावनी उन घटिया लोगों के लिए है जिसके दिमाग में भूसा भरा है, तो ध्यान से अपने दिमाग को खोलकर मेरी बातों को सुन लें, अन्यथा मुझे आप लोगों को समझाना अच्छे से आता है।